Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247 का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर आपके नेक्स्ट सीरीज़ की। लास्ट क्लास में जो मैंने कवर किया है, आप लोगों को 100 क्वेश्चन की सीरीज़ खत्म कराई है, जो आपके आरआरबी पीओ और क्लर्क मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपका पेपर होने वाला है 22 सितंबर को, राइट। और उसके बाद में आपको अगर उसका पीडीएफ चाहिए, उसकी अगर आप चाहते हैं कि हमें उसका पीडीएफ भी मिल जाए सारे क्वेश्चंस का, तो आप सीधा जो मेरी कल की वीडियो हुई है उस पर आपको उस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उस वीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उस पीडीएफ को भी ले सकते हैं, अगर आप क्वेश्चन जो हमने आपके 100 क्वेश्चंस पूरे कवर कराएं। अब हम जो आज से शुरू करने वाले हैं आपकी नेक्स्ट सीरीज़, जो 500 क्वेश्चन की सीरीज़ होगी आपके, राइट। किसके होंगे वो? हमारे आरआरबी पीओ और क्लर्क मेंस को फोकस करते हुए आपके सारे क्वेश्चंस होंगे, राइट, जो आपके एग्जाम होने वाला है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो बस भाई वो कंप्यूटर के अंदर जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं वो इन्हीं में से आने वाले हैं, इससे बाहर नहीं आएंगे, ये मेरा दावा है आप सबसे। तो बस आपको करना क्या है, बस आपको इस वीडियो को देखना है और अगर पसंद आता है तो आपको इसको शेयर भी करना है और लाइक करना है। बात समझ में आ रही है ना? तो बस सर आप लोगों को बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी कोई दिक्कत आती है, कोई कन्फ्यूज़न रहता है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, तो सीधा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्टली मेरे को मेल भी कर सकते हैं, ठीक है सर। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का क्वेश्चन आपकी 500 सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों सर कि जो बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं और लगता है उन्हें यार कि हम थोड़े से सर क्या कर रहे हैं, बहुत तैयारी हो गई, कई बार हम लोग तैयारी करते हैं और सर किसी न किसी एक सब्जेक्ट में रह जाते हैं, तो भाई एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा मैं, हर सारे बच्चों में से हर किसी का कोई ना कोई एक सब्जेक्ट लूज़ होता है, ठीक है, और उससे वो क्या करता है, थोड़ा सा डीमोटिवेट होता है। तो एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा मैं कि सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, क्या मान लो, हार मान लो, लेकिन दिल जो है धीरे से एक बार आवाज़ ज़रूर कहता है। क्या कहता है वो? कि एक बार और कोशिश कर। क्या करना है? एक बार और कोशिश कर, तू ज़रूर कर सकता है। तो भाई इसी के साथ हम आज क्लास शुरू करते हैं अपनी, और ये हमारा पहला क्वेश्चन दिखाई दे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इनमें से सर कौन सा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है? तो CDC 1604 है, या फिर IBM 1401 है, या फिर ICL आपका 2900, या फिर यूनिवैक, या फिर नन ऑफ दीज। तो सर आपको यहाँ पर इसका पहला आंसर देना है। आंसर क्या होगा? तो देखिए यार, यूनिवैक यूनिवर्सल वेरिएबल आपका जो इसका जो यूनिवैक आपका है वो आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, जो आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, राइट। इसके सपोर्ट में मैं आपको बता दूं कि और भी आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। जैसे आप देखोगे अगर, तो आपका एनिक, ये भी आपका क्या है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। एडसेक, यूनिवैक, IBM 701, ये सारे कंप्यूटर आपके ऐसे हैं सर जो किस में आते हैं, आपके फर्स्ट जनरेशन में आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर और कंप्यूटर। एडसेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक आपके सामने है ही, ठीक है। इसमें होता है आपका एडसेक के साथ आपका एडवैक भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इस तरीके से ये सारे के सारे कंप्यूटर हमारे कौन से हैं, जो फर्स्ट जनरेशन के हैं। और फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था हमारा, वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, राइट। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चीफ कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, तो भाई ट्रांजिस्टर था, या इंटीग्रेटेड सर्किट, या वैक्यूम ट्यूब, या फिर VLSI, या फिर नन ऑफ दीज। तो सर आपको ये का आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन थर्ड, वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व्स इज द राइट आंसर। सर सारे के सारे वही क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, और इससे आने वाले जो 500 क्वेश्चन हैं इनमें सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन होंगे। आपके नेटवर्किंग के भी होंगे, MS ऑफिस के भी होंगे, और आपके इंटरनेट के भी होंगे, वायरस सिक्योरिटी के भी होंगे। सारे क्वेश्चन आपके इस सीरीज़ में आपको मिलने वाले हैं। 500 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं सर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन नेपाल, ऐसा सर कौन सा कंप्यूटर है जो नेपाल के अंदर पहले से इसको इंट्रोड्यूस किया गया? तो IBM 1400, या फिर IBM 1401। तो सर सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, IBM 1401। जो सेकंड है आपका क्वेश्चन ऑप्शन इसके अंदर, वो आपका क्या है यहाँ पर, राइट आंसर है,
राइट। तो IBM 1401 आपका ऐसा पहला कंप्यूटर है जिसको नेपाल ने आपका एज अ रेंट पर लिया था, उसको यूज़ किया था, तो वो उसको ही इंट्रोड्यूस मान लिया जाता है नेपाल के अंदर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवैक का फुल फॉर्म पूछा गया यहाँ पर। तो सर ये तो हम लोग पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फुल फॉर्म होता है। तो क्या इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन है जो उसमें आपको लिखा हुआ है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर? तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो भाई आपका ऑप्शन जो है वो फोर्थ ऑप्शन ऐसा है जिसमें लिखा हुआ है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका सर यहाँ पर, माइक्रो प्रोसेसर एज अ स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर? यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर है आपका वो किस जनरेशन में आया है आपका? फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है? तो सर यहाँ पे देखें अगर आप, तो माइक्रो प्रोसेसर हमारा जो आया था वो किस में आया था? फोर्थ जनरेशन में आया है, राइट। किस में आया है? फोर्थ जनरेशन। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर आपका? अगर हम बात करें कि भाई माइक्रो प्रोसेसर का जो एग्जाम्पल होगा या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? तो सर वो होगा आपका PC, पर्सनल कंप्यूटर। एंड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं हम लोग, राइट, क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो सर फादर ऑफ कंप्यूटर जो हम यहाँ पे कहते हैं वो किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर आएगा ED रॉबर्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, को हो सकता है कि कोई एक दो क्वेश्चन आपके लिए रिपीट हो रहा हो या रिपीट हो जाए, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि सर कंप्यूटर क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होते हैं। 100% आपके एग्जाम के अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए, और अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे होते हैं, लैंग्वेज समझनी है केवल, ठीक है। तो आपको पता है कि RRB के अंदर आपको 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो आपके कितने हैं? 20 मार्क्स के होंगे सर। तो ये 20 मार्क्स आपको कवर करना है पूरी तरीके से, एक क्वेश्चन भी छोड़ के नहीं आना है इसमें से। रेगुलर बेसिस पर आपको क्लासेस मिलेंगी, रेगुलर बेसिस पर आपको MCQ मिलेंगे, जो आपके 500 क्वेश्चंस पूरे मिलने वाले हैं आप लोगों को, एक पूरी PDF मिलेगी आपको इसकी, राइट। तो भाई बस लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर करना है आप लोगों को, अपने ग्रुप के अंदर, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइएगा, ASCII स्टैंड फॉर। अभी आज आपका पेपर हुआ है जो बच्चों का, तो उसका हमने क्वेश्चन देखा था एक, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, कल हुआ था पेपर आपका इसका RRB JEE का, उसमें BCD का फुल फॉर्म पूछा गया था कि BCD फुल फॉर्म क्या होता है, राइट। और यहाँ पे क्वेश्चन है आपका किसका है? ASCII, राइट। इसको कई नाम से लोग बच्चे समझते हैं कि भाई ASCII या BCD है क्या ये? तो सर ये सारे के सारे क्या हैं? कंप्यूटर कोड होते हैं। क्या हैं ये? सारे के सारे कंप्यूटर कोड हैं। जहाँ मैं बात करता हूँ आपका BCD का, तो उसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, राइट। और सेकंड पॉइंट इसमें कौन सा आपका? ASCII स्टैंड फॉर, यानी कि ASCII, राइट। ये सर आपको बता दूं मैं, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या है इसमें कोई ऑप्शन आपका जो मैच कर रहा हो? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। थर्ड ऑप्शन आपका ऐसा है जो मैच कर रहा है आपका इसके अंदर, तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा? आंसर होगा। लेकिन इसके अलावा और इसके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? ये आपका 7 बिट पे काम करता है और 8 बिट पे भी काम करता है। 7 बिट पे जो काम करता है उससे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड कोड, राइट। जो आपके इसके अंदर 2 की पावर अगर आप 7 करेंगे तो आपके 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स निकलेंगे आपके। कितने? 128। लेकिन जो आपका 8 बिट पे काम कर रहा है उसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड कोड, यानी कि ये एक्सटेंडेड है, स्टैंडर्ड आपका। और ये आपका 8 बिट पे काम करता है 2 की पावर 8, तो 256 क्या होंगे आपके? डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे। क्या होंगे? 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि भाई कौन सा कोड क्या है, राइट। इसके अलावा इसके अंदर एक और होता है हमारा ABCD IC, ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और ये बनाया है आपका IBM ने, राइट। और ये भी आपका 8 बिट के पैटर्न पे काम करता है,
ठीक है, तो ये आपके इस तरह से तीनों कोड पूछा जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला जब पूछा जाता है क्वेश्चन, वो आपका ASCII कोड पूछा जाता है। या तो इसका फुल फॉर्म पूछेगा, या ये कितने बिट पे काम करता है, या इसका स्टैंडर्ड कोड और एक्सटेंडेड कोड दोनों में डिफरेंस है, वो मैंने बता दिया है 7 बिट और 8 बिट का। दोनों में डिफरेंस क्या है कि मैक्सिमम डिफरेंट करेक्टर्स 7 बिट में कितने होंगे, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256 डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं, राइट। अगर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आपके ABCD कोड की, तो इसको बनाया IBM ने। जब 8 बिट पे काम करता है ये, तो इसके अंदर भी क्या होगा, 2 की पावर 8 यानी कि 256 डिफरेंट करेक्टर्स होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो देखो सर, आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की जो जनरेशन की जो डेट ऑफ बर्थ पूछी है तरीके से, अभी मान चलो वो कौन सी है, इसमें से A है या B है या C है या D है। तो भाई यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड। 1955 से 1964 तक आपके जो है सेकंड जनरेशन का ड्यूरेशन रहा है, ठीक है। ये जो ड्यूरेशन है आपको बहुत जगह अलग अलग मिल सकता है, लेकिन आप इसको राइट मानिएगा और इसका आंसर लगाइएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर पॉइंट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे बताया आपको मैंने, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो सर सीधा आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, एंड देन आई विल रिप्लाई यू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, यानी कि सर इसमें से ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो अब तक अभी भी, या जनरेशन है जो अंडर डेवलपमेंट चल रही है। 4th जनरेशन है, या 5th जनरेशन है, या 6th जनरेशन है, या 7th है, या फिर नन ऑफ दीज। तो भाई आपको इसका आंसर देना है कि कौन सी जनरेशन आपकी ऐसी है जो अभी अंडर डेवलपमेंट है। बिल्कुल आराम से आंसर देना है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। ऑप्शन ए है या बी। देखो 5th जनरेशन मोस्टली बच्चे आंसर यहाँ पे देते हैं, और 6 को भी आंसर लगाते हैं। 2 ऑप्शन यहाँ पे मोस्टली बच्चे लगाते हैं, पहला 5th जनरेशन, दूसरा 6। यार ये बताओ, अभी तक जो जनरेशन आई है आपकी वो क्या आई है, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th। तो जो अंडर डेवलपमेंट है वो कौन सी है हमारी, 5th ही है। 6th 6वीं जनरेशन नहीं आई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 6वीं जनरेशन अभी तक नहीं आई है। कितनी आई है अभी अब तक आपकी, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 2nd। 5th जनरेशन जो है हमारी क्या है, अंडर डेवलपमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विथ विच जनरेशन, यानी सर AI जो है वो किस जनरेशन के साथ में एसोसिएटेड है, राइट। तो यार आखिर AI का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ यूज होती है ये AI। तो सर रोबोट जो बनाए गए हैं, राइट, वो कहाँ हैं, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए हैं। और सबसे पहली जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज थी, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका, जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, प्रोलॉग थी। ध्यान रखना, प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया, एग्जाम्पल क्या है, रोबोट, आपका रोबोट हो गया। और सबसे जो आपका देखा होगा आपने कि जो सिटीजनशिप दी गई है रोबोट को सऊदी अरब के अंदर, उसका नाम है सोफिया, है ना, पता होगा आप लोगों को, मुझे पता है, ठीक है। सोफिया नाम का जो आपका रोबोट को सिटीजनशिप मिल भी गया है, यानी कि आने वाले टाइम में आपके साथ वो आपका फ्रेंड होगा, दोस्त होगा। जैसे मोबाइल आपके आज के डेट में फ्रेंड है, दोस्त है ना, ऐसे वो होता है। देखा होगा आप लोगों ने, मेट्रो में जाते हैं तो भाई कितने लोग भी जा रहे हों, बस मेट्रो के अंदर सबसे बड़ा हमारा दोस्त कौन है, हमारा मोबाइल होता है। कहीं भी अकेले बैठकर आराम से जा सकते हैं, किसी से बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ती हम लोगों को। पहले एक टाइम हुआ करता था कि सर बातों बातों में ही क्या होता था, टाइम निकल जाता था, लेकिन अब हमारी मोबाइल के साथ में हमारा टाइम निकलता है। मोबाइल ना हो तो बस बेचारे हम तो बस पता नहीं क्या हो जाए, राइट। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 10 क्वेश्चन है, विच जनरेशन इज नॉट परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। इनमें से कौन सा ऑपरेशन ऐसा है जिसे कंप्यूटर परफॉर्म नहीं करता है। तो भाई इनपुटिंग नहीं करता है क्या, या प्रोसेसिंग नहीं करता है, या कंट्रोलिंग नहीं करता, या फिर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, या फिर नन ऑफ दीज। क्या नहीं करता है कंप्यूटर आपका इनमें से। तो सर आपको पता होगा कि भाई इनपुटिंग की बात करें तो इनपुटिंग करता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा इनपुट लेता है और काम करता रहता है। प्रोसेसिंग करता ही है, कंट्रोलिंग भी करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। अंडरस्टैंडिंग अगर जिस दिन करने ले जाएगा कंप्यूटर आपका, तो उस दिन वो आपसे पूछेगा नहीं कि मुझे क्या करना है, सीधा अपने अकॉर्डिंग काम करने लग जाएगा। तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे 4th क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है,
तो सर जो बच्चे ऐसे हैं जो भाई प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हैं आरआरबी के लिए, भाई इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से बस पढ़ते रहिएगा, समझते रहिए, और कोई भी दिक्कत रहती है तो सर बस मान लो कि यार हाँ अड्डा 247 है जहाँ से हमें सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, सारे प्रॉपर तरीके से हर क्वेश्चन का जवाब मिल सकता है, राइट। तो भाई आपको करना क्या है, बस केवल रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को अटेंड करना है। 5:30 मॉर्निंग में आप लोगों के लिए शो आता है, ठीक है। आराम से आप जो है तब तक आपका नेट भी ख़त्म नहीं होता, ठीक है, और सीधा आप उस शो को देख सकते हैं आराम से, और उसके बाद उसको शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड, राइट। क्या क्वेश्चन है आपका, द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड। तो एनालॉग कंप्यूटर है या डिजिटल कंप्यूटर है या हाइब्रिड कंप्यूटर है या मैन फ्रेम या फिर नन ऑफ दिस। तो भाई दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एनालॉग और डिजिटल का तो हमसे क्या कहेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर कहेंगे। यानी कि अगर आप देखें तो हॉस्पिटल्स में जो आपके ECG मॉनिटर होते हैं वो हमारे हाइब्रिड ही होते हैं, जहाँ पर आप लोगों को पल्स इसके मेजर किया जाता है इस तरीके से। तो वो हमारे कंप्यूटर कैसे हैं, हाइब्रिड के ही नाम से जाने जाते हैं। तो हमारे कौन से कंप्यूटर कहलाएंगे, हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, राइट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पिक द वन दैट इज यूज फॉर लॉजिकल ऑपरेशन और कंपेरिजन सच एज द लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन। मतलब सर सीधा सा मतलब है यहाँ पर इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे कौन से मतलब हैं, अर्थमेटिक काम है, यानी कि आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो उसके लिए हमारा यहाँ पे कौन सा डिवाइस काम करेगा भाई, ALU काम करेगा या फिर कंट्रोल यूनिट या फिर बोथ या फिर नन ऑफ दिस। तो सर यहाँ पर हमारा आंसर देखें अगर तो हमारा आंसर क्या आएगा, ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्ट्रेन का पूछा गया है भाई, फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर। तो भैया देखो फोर्ट्रेन पर 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है फोर्ट्रेन का भाई आपका कि फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म क्या है। तो फोर्ट्रेन फुल फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ऑप्शन 3 में जाएंगे आप, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म है, राइट। क्या फुल फॉर्म है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका बनता है यहाँ पर कि भाई ये सबसे फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा सर ये क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इट वाज द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज। तीसरा क्वेश्चन, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जॉन बेकस। किसने बनाया इसको, जॉन बेकस ने। और सर इसको किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स के द्वारा इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो जो यूज़ किया जा रहा है इसको कहाँ पर, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें आंसर क्या होगा इसका, 3, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। तो भाई कंट्रोल एंड स्टोरेज, कंट्रोल एंड आउटपुट यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक एंड इनपुट यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक एंड कंट्रोल यूनिट, नन ऑफ दिस। तो भाई यहाँ पर देखते हैं क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का आपका। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो भाई यहाँ पर हमारा आंसर आएगा इसका, फटाफट से लगाइएगा, ऑप्शन 4, अर्थमेटिक एंड लॉजिक, सॉरी अर्थमेटिक लॉजिक एंड कंट्रोल यूनिट। अब सर आप कहोगे सर यही क्यों है, क्योंकि CPU के 3 पार्ट होते हैं, ALU भी होता है सर, CU भी होता है और MU भी होता है। तो इसमें तो MU तो है ही नहीं, तो आपने इसका आंसर क्यों लगा दिया। तो बच्चों आप ध्यान से देखो जरा, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कंट्रोल एंड स्टोरेज, क्या कोई कॉम्बिनेशन है, नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल एंड आउटपुट यूनिट, कोई कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल नहीं है। तीसरा ऑप्शन ये कहता है अर्थमेटिक लॉजिक एंड इनपुट यूनिट, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो सर कॉम्बिनेशन कहाँ आगे मिला हमें, 2 का मिला भले ही, लेकिन मिला कहाँ, 4th ऑप्शन में, जिसमें अर्थमेटिक लॉजिक एंड कंट्रोल यूनिट, ये दोनों ही क्या है, कॉम्बिनेशन है। इसलिए आंसर हमारा क्या लगाया हमने यहाँ पर, 4th लगाया है, ठीक है। नन ऑफ दिस नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर किसी के माइंड में ये हो कि सर फिर तो हम सीधा कहाँ हैं, नन ऑफ दिस लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग, 4th लगाएंगे, क्योंकि 4th हमारे लिए बेस्ट आंसर यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं उस नंबर नेक्स्ट 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दिखाइएगा कंप्यूटर जी जरा। तो देखो क्वेश्चन ये कहता है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, किसे कहते हैं कंप्यूटर का ब्रेन। तो बड़ी सिंपल क्वेश्चन है भाई, सबको पता है। सर क्या पूछ रहे हो, ये तो CPU को कहते हैं, है ना।
ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है? CPU कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है सर। अब बताइए हार्ट ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हार्ट ऑफ द कंप्यूटर किसे कहते हैं तो किसे कहेंगे हम लोग? तो भाई हार्ट ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है किसको? SMPS को। स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म है क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। एनालॉग कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है, ठीक है, किस पर सर? कंटिन्यूस पल्स पर, या फिर इलेक्ट्रिकल पल्स बट नॉट कंटिन्यूस, या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, या नन ऑफ दिस। तो सर आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि भाई एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं हमारे, वो सबसे पहले ही आपके कंप्यूटर थे वो यूज़ होते थे, जिसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? कंटिन्यूस पल्स पे करते हैं, यानी कि जो आपकी कंटिन्यूस पल्स पे काम करते हैं। जैसे आपकी वॉच होती है, घड़ी होती है, जो कैलकुलेशन करती रहती है कंटिन्यूस बेसिस पर। वोल्ट मीटर होता है, थर्मोमीटर होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ऐसी सारी कैलकुलेशन दिस कॉल्ड बाय द हेल्प ऑफ एनालॉग। ऐसी सारी कैलकुलेशन किसके थ्रू होती हैं? आपके एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 16 का लगाइएगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 की तरफ। द बॉक्स दैट कंटेन द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि सर वो बॉक्स, कौन सा बॉक्स? ये वाला बॉक्स। तो यहाँ पे एक बॉक्स होता है आपका, जिसे आप CPU कहते हो, राइट? तो ये CPU नहीं होता है, क्या नाम है इसका? दिया हुआ है ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन देखिएगा, क्या लिखा हुआ है? सिस्टम यूनिट, राइट? तो ये आपका इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सिस्टम यूनिट आपका राइट आंसर होगा। सिस्टम यूनिट कहते हैं, CPU नहीं कहते हैं इस बॉक्स को। CPU तो आपका छोटी चिप होती है जो आपके मदरबोर्ड पर इनबिल्ड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। इनमें से आपको ये बताना है जो 4 आपके मेजर फंक्शन है कंप्यूटर के, वो आपके 4 कौन कौन से हैं, सही सीक्वेंस में बताना है आपको। तो भाई अगर देखें आप इसमें, तो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो आप सीधे हम आंसर पे आते हैं, और ऑप्शन हमारा यहाँ पे होगा फोर्थ। इनपुट है, पहला क्या होता है? इनपुट होता है, उसके बाद क्या होता है? प्रोसेसिंग होती है, देन आपको क्या मिलता है? आउटपुट, और उसके बाद स्टोरेज। अब यहाँ पर देखो, ऑप्शन तो फोर्थ तुम्हारा सही है, लेकिन यहाँ पे बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि सर स्टोरेज तो होनी चाहिए पहले ना, आउटपुट तो बाद में आता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पर स्टोरेज है, ये आपका हार्ड डिस्क की बात कर रहा है। जब आप परमानेंट बेसिस पर डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, रैम से या रोम से, तो आपका कहाँ जाएगा? वो देखो, रैम और रोम का यूज़ तो प्रोसेस में हो गया, लेकिन हमने जो फाइनली आपका यहाँ पर जो सीक्वेंस बनाया है, वो क्या किया है? स्टोरेज लास्ट वाला कौन सा है? परमानेंट स्टोरेज। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसको हम लोग यहाँ पर IPOS के फॉर्म को भी समझ सकते हैं, कई जगह पर इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। अगर फिर भी रहता है सर, तो आप मुझसे दोबारा, आप डायरेक्टली आप मेल या कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन स्पेस दिया हुआ है, इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा। तो भाई क्या है वो आपका? कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन, जिसको क्या करता है? वो इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट करता है। प्रोसेसर है, या कंप्यूटर है, या फिर केस है, या फिर हार्डवेयर है। तो भैया आपका क्या होगा यहाँ पर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, राइट, दैट प्रोसेस डेटा कन्वर्टिंग इनटू इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन लगाइए बी, प्रोसेसर नहीं लगाएंगे, ना लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बी, कंप्यूटर इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 की तरफ। 20 क्वेश्चन कहता है आपका सर, टू एक्सेस अ मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूज ऑफन यूजेज अ टर्मिनल, या डेस्कटॉप,
या नोड या फिर हैंड हेल्ड या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए आप क्या आंसर आपका आने की रहा है। भाई सुपर कंप्यूटर है, बहुत बड़ा होता है भाई, डायरेक्टली आप उसको ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते लैपटॉप की तरह। अब मैंने जैसे अभी आप जो देख रहे हो मेरे को आप, राइट, तो ये भी आपको जो स्क्रीन मिली हुई है देखने के लिए, ये दिस इज ऑल्सो अ टर्मिनल। यू आर एक्सेसिंग मी बाय द हेल्प ऑफ टर्मिनल। वो हो सकता है आपका मॉनिटर का डिस्प्ले हो सकता है आपके लैपटॉप का डिस्प्ले हो, ठीक है, वो कोई भी डिस्प्ले हो सकता है, लेकिन है क्या वो डिस्प्ले है, तो वो क्या है, टर्मिनल है। तो यहाँ पर हमारा सुपर कंप्यूटर के लिए आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा, टर्मिनल। ठीक है, तो जरा दिखाइए क्वेश्चन को एक बार। तो ऑप्शन जो हमारा आंसर का आएगा यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। तो फटाफट लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सुपर कंप्यूटर आर मेनली यूजफुल फॉर। सुपर कंप्यूटर का यूज़ जो है वो मेनली हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं भाई, तो मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन, या फिर डेटा रिट्राइवल ऑपरेशन, या इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो भाई यहाँ पर बच्चे अगर देखते हैं तो मोस्टली मैंने देखा है यहाँ पर आंसर क्या लगाते हैं बच्चे, यहाँ पे आंसर डी लगाते हैं, ऑल ऑफ दीज। लेकिन सर डी आंसर नहीं होगा, क्योंकि मेनली पूछा है उसने, और मेनली इसका यूज जो होता है सुपर कंप्यूटर का, वो कहाँ होता है, मैथमेटिकल इंटेंसिव एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन में होता है। ठीक है, वेदर फॉरकास्टिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वहाँ करते हैं इसका यूज़ हम लोग, इनपुट आउटपुट के लिए नहीं करते मेनली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22। वर्ड लेंथ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज। पर्सनल कंप्यूटर की जो वर्ड लेंथ है वो क्या होती है सर, तो भाई आपकी 4 बिट है, 8 बिट है, 16 बिट है और 64 बिट। अब जो हमारे प्रोसेसर आ रहे हैं हमारे, वो कौन से आ रहे हैं सर, 64 बिट पर आ रहे हैं। तो जो वर्ड की लेंथ हमारी क्या हो जाएगी आपकी, ऑप्शन 4 64 बिट। ध्यान रखना 32 बिट 64 बिट, दिस अ टाइप ऑफ प्रोसेसर। जो हमारे उनके रजिस्टर्स होते हैं वो कितने रजिस्टर्स हैं सीपीयू के अंदर, उस पर डिपेंड करता है। तो अब जो हमारे प्रोसेसर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 64 बिट के आ रहे हैं, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा 4। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम। भाई कंप्यूटर वर्ड आया कहाँ से है, तो लैटिन वर्ड है, या जर्मन वर्ड है, या फ्रेंच वर्ड है, या अरबिक वर्ड है, या फिर नन ऑफ दिस। तो सर ये जो वर्ड है हमारा कौन सा है, लैटिन वर्ड है। क्या कहते हैं हम लोग, लैटिन। ग्रीक भी नहीं है, ग्रीक भी ऑप्शन दिया होता है। लैटिन में वर्ड का मतलब होता है कैलकुलेशन, गणनाएं करने वाला यंत्र, डिवाइस जिसे गणनाएं की जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, 23 का ऑप्शन फर्स्ट होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, तो ईडी रॉबर्ट है, एलन ट्यूरिंग है, चार्ल्स बेबेज है, नन ऑफ दीज। तो बच्चे यहाँ पर चार्ल्स बेबेज लगा देते, लेकिन अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि भाई पर्सनल कंप्यूटर की बात हो रही है, तो क्या आंसर आएगा हमारा, ईडी रॉबर्ट। कौन फादर है हमारा आपके कंप्यूटर का, पर्सनल कंप्यूटर का, ईडी रॉबर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। तो जब फर्स्ट कंप्यूटर थे हमारे, वो आपके जो प्रोग्राम हुए था तो वो किस लैंग्वेज में हुआ था, या किस में हुआ था, असेंबली में, या मशीन लैंग्वेज में, या सोर्स कोड में, या ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, तो फर्स्ट कंप्यूटर पर प्रोग्राम, देखो यार प्रोग्राम जो होता है वो लैंग्वेज में होता है, राइट। तो हमारी कौन सी लैंग्वेज थी, मशीन लैंग्वेज थी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना मशीन लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम, कुछ लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज 1010101, ठीक है, ये अगर आपका इस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जा रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं भाई, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ठीक है, और जो प्रोग्राम आपका सी है, या C++ है, या जावा है, या फिर .NET है, जो भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, उनमें जो प्रोग्राम लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका लैंग्वेज से पूछा गया है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका, सेकंड होगा, मशीन लैंग्वेज। और जो असेंबली लैंग्वेज लिखी हुई है आपकी, इसके जो कोड होता है उसे हम कहते हैं न्यूमेरिक कोड, MEMONIC।
वो क्या कहलाएगा, न्यूमेरिक कोड, जिसमें आप देखा होगा, अगर आप देखोगे तो एडिशन करना है ADD, सबट्रैक्शन करना है SUB, या लोड करना है LDA, इस टाइप के क्या होते हैं, न्यूमेरिक कोड होते हैं। और फिर उन न्यूमेरिक कोड को क्या करना पड़ता है हमें, किस में ट्रांसफर करते हैं, मशीन लैंग्वेज में, यानी कि 10101 की फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सोर्स कोड क्या है, ऑब्जेक्ट कोड क्या है, न्यूमेरिक कोड क्या है, और हम लोग कौन सी लैंग्वेज में आपका सिस्टम काम करता है। जब पहली बार प्रोग्राम हुआ था तो मशीन लैंग्वेज में हुआ था, और जब मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम हुआ था सर, तो जिसको आपका जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है आपका चार्ल्स बेबेज को, तो भाई ऐसे ही मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। और मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है हमारा, लेडी एडा अगस्टा, जिन्होंने सबसे पहला प्रोग्राम बनाया। लेडी एडा अगस्टा ऐसी आपकी जो हैं आपकी साइंटिस्ट थी जिन्होंने पहला प्रोग्राम बनाया था। शी वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामर, ठीक है। ऐसे ही डॉक्टर डगलस इंगलबर्ट, जिन्होंने माउस को इंट्रोड्यूस किया था। किसको इंट्रोड्यूस किया था, माउस को। और एक और नाम बता दूं आपको मैं, क्रिस्टोफर लॉथम सोलेस, ये नाम एक ही है भाई, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, कीबोर्ड को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो भाई इस तरीके से ये एक ऐसे क्वेश्चन थे आपके यहाँ पर आज, ठीक है। 25 क्वेश्चन, मतलब कम से कम आपके पास 30 से ऊपर क्वेश्चन गए ये आपके, ठीक है। तो भाई आपको ये सारे क्वेश्चन एक बार और देखने हैं वीडियो, ठीक है। एक बार देखने के बाद रट जाओगे, याद भूलने होगे नहीं फिर। और भाई ये समझ लो कि आपके आज की इस वीडियो में से कम आपको 3-4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके RRB के पेपर में, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को एक बार और देखना है, और अगर पसंद आता है तो लाइक भी करना है, और क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। इतना आपको मेरा काम करना है। बाकी उसके कल फिर मैं आपके साथ आता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर के, यानी कि इस तरीके से हम लोगों को कितने क्वेश्चन कवर करने हैं सर, 500 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। देखते हैं सर कहाँ से पेपर आता है आपका RRB का, ठीक है। तो बस मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को देखना है, शेयर करना है, और बस आप 5:30 मॉर्निंग सुबह जगते ही सीधा बस एक बार अगर देख लोगे ना सर, बेड़ा पार है। तो सर 20 क्वेश्चंस को हल्के में न लें, क्या करना है, बस 40 क्वेश्चन आगे GA के आएंगे, आपके 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं कंप्यूटर से, 60 क्वेश्चन नंबर हो गए सर। 60 नंबर बहुत बड़ी वैल्यू होती है अपने आप में, ठीक है सर। तो मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम पर, तो धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।